राहुल गांधी विपक्ष के गले का घंटा कैसे? आइए मैं बताता हूं। नमस्कार, विमर्श के आज के अंक में आपका स्वागत है। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले 20 दिनों में राहुल गांधी ने सड़क से लेकर संसद तक जो राजनीति की है, जो हंगामा किया है, जो मुद्दे उठाए हैं, जो राजनीतिक ड्रामा किया है, उसका सबसे बड़ा नुकसान शायद अभी दिखाई नहीं दे रहा। और अगर 15 अगस्त के बाद पहले से घोषित संसद के विशेष अधिवेशन में परिसीमन से जुड़ा बिल आता है और पास हो जाता है, तो राहुल गांधी की यह राजनीति 2029 का भारतीय राजनीति का बिसात बदलने वाली हो सकती है। क्योंकि मामला सिर्फ राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी का नहीं है, मामला सिर्फ कांग्रेस बनाम भाजपा का भी नहीं है। असल सवाल तो यह है कि अगर परिसीमन होता है, देश में सीटों की संख्या बढ़ती है, लोकसभा की राजनीति का गणित बदलता है, तो कांग्रेस को छोड़कर बाकी विपक्षी दल का क्या करेंगे? क्या वे राहुल गांधी की इसी राजनीति के भरोसे 2029 का चुनाव लड़ेंगे? क्या अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे नेता अपनी अपनी राजनीतिक जमीन कांग्रेस के हवाले कर देंगे? या फिर शतरंज की बिसात पर एक ऐसा नया खेल शुरू होगा जिसमें आज के दोस्त कल एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई दे सकते हैं? यही वह सवाल है जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले करीब 20 दिनों में राहुल गांधी ने सड़क से संसद तक जिस तरह की राजनीति की है, उसमें मुद्दे कम और राजनीतिक रंगमंच ज्यादा दिखाई देता है। संसद में हंगामा, प्रदर्शन, विरोध, व्यंग, सरकार पर हमले और हर मुद्दे पर मोदी और भाजपा के खिलाफ बड़े राजनीतिक नैरेटिव में बदलने की कोशिश। कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ राहुल गांधी के इस राजनीतिक प्रयोग में उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। चाहे संसद के आगे बंदर नचाने का मामला हो, जिसे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की तरफ से किया गया राजनीतिक व्यंग बताया, लेकिन उसका राजनीतिक संदेश किस तरह जा रहा है यह किसी से छिपा नहीं है। या फिर राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर साधु का भेष बनाकर पप्पू यादव की तरफ से किया गया राजनीतिक प्रदर्शन हो, या फिर लगातार करीब 20 दिनों तक संसद में हंगामा करके संसद की कार्रवाई को बाधित करने की राजनीति हो। अब राहुल गांधी और कांग्रेस जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, वे किस वोटर वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, यह तो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन राजनीति सिर्फ कांग्रेस नहीं कर रही। इस देश में राजनीति करने वाली बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे नेता हैं। हर नेता को चुनाव जीतना है, हर पार्टी को अपना जनाधार बचाना है, हर राजनीतिक दल को संसद पहुंचना है। तो फिर सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को छोड़कर बाकी विपक्षी दलों को यह चीज समझ में नहीं आ रही है कि राहुल गांधी द्वारा किया गया राजनीतिक रंगमंच, यह व्यंग, यह नाटक और यह हंगामा जनता का ध्यान तो खींच सकता है, जनता को कुछ समय के लिए बहला सकता है, लेकिन क्या यह राजनीति हर विपक्षी दल को चुनाव में वोट दिला सकती है? क्या बाकी विपक्षी दलों के पास 2029 की राजनीति के लिए अपना कोई रणनीति नहीं है? क्या वे राहुल गांधी की स्पेशल क्लास वाली राजनीति के भरोसे बैठे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब सामने परिसीमन का संभावित सवाल खड़ा है। अगर 15 अगस्त के बाद पहले से घोषित विशेष अधिवेशन में परिसीमन से बिल आता है और अगर वह पास होता है, तो उसके बाद देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो सकता है। सीटों की संख्या बढ़ सकती है, राज्य के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व का गणित बदल सकता है, लोकसभा की बिसात बदल सकती है। और जब बिसात बदलती है तो सिर्फ मोहरे की चाल नहीं बदलती, खिलाड़ियों की रणनीति भी बदल जाती है। जरा सोचिए, अगर परिसीमन होता है और लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ती है, तो कांग्रेस को छोड़कर बाकी विपक्षी दल किस तरीके की रणनीति बनाएंगे? क्या वे कांग्रेस के साथ रहेंगे? क्या वे राहुल गांधी की राजनीति के भरोसे रहेंगे? या फिर आफ्टर डिलिमिटेशन, आफ्टर परिसीमन भारतीय राजनीति में कोई नया रास्ता चुनेंगे? क्योंकि एक बात तो तय है कि अगर परिसीमन होता है तो इस देश की राजनीति का गणित बहुत बड़े स्तर पर बदल सकता है। और मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन, शरद पवार या उद्धव ठाकरे जैसे नेता इस संभावित बदलाव को समझ नहीं रहे होंगे। मुझे लगता है ये नेता अपनी अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए अभी से संभावित रणनीतियों पर विचार कर रहे होंगे। ये कम से कम राहुल गांधी की मजाकिया राजनीति के भरोसे तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि राजनीति में सब कुछ दिखाई नहीं देता है। कई बार नेता चुप रहते हैं, कई बार कुछ बोलते नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके दिमाग में कोई रणनीति नहीं चल रही है। शतरंज में सबसे खतरनाक चाल वह होती है जिसे चलने से पहले कोई देख नहीं पाता। और भारतीय राजनीति में भी कई बार सबसे बड़ा फैसला मंच पर नहीं, बंद कमरे में होता है। क्योंकि इन नेताओं को भी पता है कि राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसका फायदा किसे हो सकता है। अगर राहुल गांधी की पूरी राजनीति मोदी विरोध, भाजपा विरोध, आरएसएस विरोध और अमित शाह विरोध
और व्यापक रूप से अल्पसंख्यक वोटों को टारगेट करने वाले नैरेटिव के आसपास केंद्रित होती है, तो सवाल यह है कि बाकी क्षेत्रीय दलों के लिए उसमें कितनी जगह बचती है। अखिलेश यादव की अपनी राजनीति है, तेजस्वी यादव का अपना सामाजिक समीकरण है, ममता बनर्जी का अपना राजनीतिक आधार है, स्टालिन की अपनी क्षेत्रीय राजनीति है, शरद पवार की अपनी राजनीतिक शैली है, उद्धव ठाकरे की अपनी राजनीतिक जमीन है। इनमें से कोई भी नेता यह नहीं चाहेगा कि उसका अपना जनाधार धीरे धीरे कांग्रेस के खाते में चला जाए, और यही वह जगह है जहां से 2029 के बाद की राजनीति का सबसे बड़ा खेल शुरू हो सकता है। मेरा आकलन है कि परिसीमन के बाद अधिक से अधिक दल एनडीए के करीब आ सकते हैं, क्योंकि अगर सीटों की संख्या बढ़ती है, राजनीतिक समीकरण बदलता है और नई सत्ता संरचना बनती है, तो बहुत से क्षेत्रीय दल अपने लिए सत्ता के करीब रहने का रास्ता तलाशेंगे। लेकिन जो दल अल्पसंख्यक वोटों की मजबूरी के कारण एनडीए में नहीं जा पाएंगे, उनके सामने फिर दूसरा रास्ता क्या होगा, और वह रास्ता कांग्रेस और भाजपा से अलग एक नए गठबंधन का हो सकता है। यानी भारतीय राजनीति में एक नया गठबंधन अवतरित हो सकता है जिसमें ना कांग्रेस हो और ना भाजपा। एक ऐसा गठबंधन जिसमें वे पार्टियां हो जिनके पास मजबूत जातीय वोट बैंक हो, मजबूत क्षेत्रीय जनाधार हो और साथ में अल्पसंख्यक वोटों का भी एक हिस्सा हो। क्यों? क्योंकि वे अपनी उस राजनीतिक जमीन को कांग्रेस के पास जाने से रोकना चाहेंगे, और मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई नया गठबंधन बनता है तो उसमें तमिलनाडु से स्टालिन, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव, बिहार से तेजस्वी यादव और पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी जैसे नेता शामिल हो सकते हैं। ये सभी नेता अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी राजनीतिक ताकत रखते हैं। इनकी राजनीति की परिस्थितियां अलग हैं, इनका सामाजिक समीकरण अलग है, लेकिन एक चीज समान है, इनमें से कोई भी नेता अपनी पूरी राजनीतिक पहचान कांग्रेस के हवाले नहीं करना चाहेगा। जहां तक शरद पवार की बात है, उनकी राजनीति का अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि शरद पवार हवा का रुख देखकर अंतिम समय में फैसला लेने वाले नेताओं में से रहे हैं। वे राजनीति में इंतजार करते हैं, विकल्प खुले रखते हैं और एंड टाइम पर फैसला लेने की उनकी राजनीतिक शैली रही है। इसलिए शरद पवार किस तरफ जाएंगे ये आज तय करना जल्दबाजी होगी। और उद्धव ठाकरे की बात करें तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे पूरी कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से एनडीए में शामिल होने की संभावना बनी रहे, लेकिन अगर किसी वजह से उनकी एनडीए के साथ बात नहीं बनती तो अंततः वे शरद पवार के पीछे चलते हुए कांग्रेस से दूरी बनाकर उस नए संभावित गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। यह अभी कोई अंतिम तस्वीर नहीं है, यह कोई घोषणा नहीं है, यह 2029 की राजनीति का एक मोटा मोटी संभावित नक्शा है। बारीक तस्वीर अभी देना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि अगर परिसीमन होता है, अगर सीटों का गणित बदलता है, तो आज की राजनीतिक समीकरणों को उसी रूप में 2029 तक खींच कर ले जाना आसान नहीं होगा। और यही राहुल गांधी की पिछले 20 दिनों की राजनीति एक बड़े सवाल में बदल जाती है। राहुल गांधी ने भाजपा, आरएसएस, नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर लगातार राजनीतिक हमले किए। कांग्रेस ने व्यंग्य किए, राजनीतिक प्रदर्शन किए, संसद में हंगामा किया, सड़क पर प्रदर्शन किए और सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे राजनीतिक अभियान का अंतिम लाभ किसे मिलेगा, कांग्रेस को या फिर भाजपा को? क्योंकि अगर कांग्रेस का नैरेटिव ऐसा बनता है जिसमें वह विपक्ष के भीतर सबसे बड़ी ताकत के रूप में खुद को स्थापित करना चाहती है, तो बाकी क्षेत्रीय दलों के सामने स्वाभाविक सवाल खड़ा होगा कि वे अपनी राजनीतिक जमीन कहां बचाएंगे। क्योंकि राजनीति में कोई भी नेता सिर्फ इसलिए चुनाव नहीं लड़ता कि किसी दूसरे नेता की राजनीति सफल हो जाए। हर नेता अपनी पार्टी के लिए लड़ता है, हर नेता अपने वोट बैंक के लिए लड़ता है, हर नेता अपनी सीटों के लिए लड़ता है और हर नेता चाहता है कि 2029 में संसद में उसके दल की ताकत बढ़े। इसलिए यह मान लेना कि पूरा विपक्ष हमेशा एक ही दिशा में चलेगा शायद भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी भूल होगी। राहुल गांधी शायद मोदी और भाजपा को घेरने के लिए राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीति को देखकर बाकी विपक्षी दलों के नेता भी अपनी अगली चाल सोच रहे होंगे, और यही शतरंज का असली खेल है। आप सामने वाले राजा को घेरने के लिए अपनी चाल चलते हैं, लेकिन उसी समय आपका साथी खिलाड़ी भी यह देख रहा होता है कि अगली चाल के बाद उसकी स्थिति क्या होगी। मुझे लगता है पिछले 20 दिनों में राहुल गांधी द्वारा की गई राजनीति ने 2029 की आफ्टर डिलिमिटेशन भारतीय राजनीति की नई पटकथा लिखने की शुरुआत कर दी है। हो सकता है राहुल गांधी को इसका अंदाजा भी ना हो सकता है कांग्रेस को भी अभी इसका पूरा अंदाजा ना हो, लेकिन राजनीति में कई बार सबसे बड़ा परिणाम उस कार्रवाई से निकलता है जिसका मकसद कुछ और होता है। और आज सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी से ज्यादा बाकी विपक्षी नेताओं के सामने है
क्या वे राहुल गांधी की राजनीति के साथ चलते रहेंगे? क्या वे अपना जनाधार धीरे धीरे कांग्रेस को सौंप देंगे? क्या वे कांग्रेस के नैरेटिव के पीछे खड़े होकर 2029 की लड़ाई लड़ेंगे? या फिर परिसीमन के बाद में वे अपनी अलग राजनीतिक बिसात बिछाएंगे? क्योंकि अगर मुझे एक राजनीतिक छात्र की तरह इस पूरे घटनाक्रम को देखना हो तो मुझे साफ दिखाई देता है कि राहुल गांधी जिस तरह से पूरे देश के माइनॉरिटी वोटों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं वह सिर्फ भाजपा के खिलाफ राजनीति नहीं है, यह बाकी विपक्षी दलों के लिए भी एक चुनौती है। और अगर यह बात एक राजनीति में रुचि रखने वाले छात्र को दिखाई दे रही है, अगर यह बात जनता को दिखाई दे रही है, तो क्या यह बात अखिलेश यादव को दिखाई नहीं दे रही होगी? क्या तेजस्वी यादव को दिखाई नहीं दे रही होगी? क्या ममता बनर्जी को दिखाई नहीं दे रही होगी? क्या स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे को दिखाई नहीं दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही होगी। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये नेता हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये अपना जनाधार देखते देखते कांग्रेस को सौंप देंगे। और शायद यही वह जगह है जहां 2029 का असली खेल शुरू होगा। आज जो विपक्ष एक दिखाई देता है, जरूरी नहीं कि परिसीमन के बाद भी उसी रूप में दिखाई दे। आज जो नेता एक मंच पर दिखाई देता है, जरूरी नहीं कि कल उनकी राजनीतिक मंजिल भी एक हो। आज जो एक दूसरे के साथ खड़े हैं, हो सकता है कल सीटों के गणित और अपने अपने वोट बैंक के लिए अलग अलग रास्ते चुने। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने पिछले 20 दिनों में सिर्फ भाजपा पर हमला नहीं किया है, उन्होंने अनजाने में विपक्ष के भीतर भी एक राजनीतिक सवाल पैदा कर दिया है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब 2029 के चुनाव से पहले हर क्षेत्रीय दल को देना पड़ेगा। क्या आपकी राजनीति कांग्रेस की राजनीति होगी या आपकी अपनी राजनीति होगी? और अगर परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़ती है, अगर नई राजनीतिक बिसात बिछती है, अगर राज्यों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व बदलता है, तो यह सवाल और भी बड़ा हो जाएगा। जहां तक कांग्रेस की बात है, हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस का कोई नेता खुले मन से यह बात कभी स्वीकार ना करे कि इस राजनीतिक रणनीति का नुकसान कांग्रेस को हुआ। कोई यह नहीं कहेगा कि राहुल गांधी की राजनीति कांग्रेस के लिए भारी पड़ गई, लेकिन राजनीति में ऑफ द रिकॉर्ड बहुत कुछ कहा जाता है और बहुत बातें होती हैं। और मेरा राजनीतिक आंकलन कहता है कि अगर भविष्य में कांग्रेस के किसी नेता से बंद कमरे में पूछा जाए कि पार्टी की इस दिशा का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, तो शायद वही बात सामने आएगी जिसे आज कोई सार्वजनिक रूप से कहने को तैयार नहीं है। क्योंकि पार्टी के भीतर भी लोग जानते हैं कि राजनीति सिर्फ तालियां बजवाने का खेल नहीं है, राजनीति चुनाव जीतने का खेल है, राजनीति वोट को सीट में बदलने का खेल है और अंततः राजनीति सत्ता के गणित का खेल है। इसलिए पिछले 20 दिनों का यह राजनीतिक रंगमंच भले ही आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय हो, भले ही इसके वीडियो वायरल हो, भले ही इसके व्यंग पर तालियां बजे, भले ही समर्थक और विरोधी दोनों अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे, लेकिन असली फैसला तब होगा जब जनता वोट देने जाएगी। और इससे भी पहले असली फैसला तब होगा जब परिसीमन के बाद राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात पर मोहरे सजाना शुरू करेंगे। तब पता चलेगा कि पिछले 20 दिनों में किसने क्या हासिल किया और किसने क्या खोया। क्योंकि शतरंज में सिर्फ राजा को घेरना ही जीत नहीं होती, कई बार राजा को घेरने के चक्कर में खिलाड़ी अपने हाथ के सबसे जरूरी मोहरे खो देता है। और भारतीय राजनीति की इस शतरंज में मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने अपनी चाल चल दी है। अब असली सवाल यह है कि अखिलेश क्या चाल चलेंगे, तेजस्वी क्या चाल चलेंगे, ममता क्या चाल चलेगी, स्टालिन, शरद पवार किस तरफ मोहरा बढ़ाएंगे, उद्धव ठाकरे किस खेमे में जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2029 में कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुकाबला होगा या परिसीमन के बाद भारतीय राजनीति की बिसात पर एक तीसरा बड़ा राजनीतिक ध्रुव खड़ा होगा? आज इसका अंतिम जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, राहुल गांधी पिछले 20 दिनों में सड़क से संसद तक जो राजनीतिक ड्रामा कर रहे थे, हो सकता है उन्हें लगा हो कि वे सिर्फ मोदी सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन राजनीति की शतरंज में कई बार एक चाल का असर सिर्फ सामने वाले राजा पर नहीं पड़ता है, वह पूरी बिसात को हिला देती है। और अगर परिसीमन हुआ, अगर सीट का गणित बदला, अगर राजनीतिक समीकरण बदले, तो हो सकता है 2029 के चुनाव में सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस चुनाव ना हो सकता है 2029 का असली मुकाबला यही हो कि कौन अपनी राजनीतिक जमीन बचा पाता है और कौन अपने ही सहयोगियों के वोट बैंक में समा जाता है। और अगर ऐसा हुआ तो इतिहास शायद यही लिखेगा कि 2029 की राजनीति की पहली बड़ी चाल चुनाव के समय नहीं चली गई थी, वह चाल तो संसद के मानसून सत्र में ही चल दी गई थी। अब देखना सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी ने शतरंज की पहली चाल चल दी, लेकिन
अगली चाल किसकी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगली चाल भाजपा के खिलाफ होगी या कांग्रेस के खिलाफ? इसका जवाब आने वाले समय में भारतीय राजनीति की पूरी तस्वीर बदल सकता है। आज के लिए इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है, आप मेरा विश्लेषण पूरा देखते हैं। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिए, अगर ना पसंद आए तब भी आप मुझे लिखिए जरूर कि आपकी शैली खराब है या आपका कंटेंट खराब है या आपका विश्लेषण गलत है। मिलते हैं कल एक नए विश्लेषण, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।